हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। जब सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक भेज देंगे। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में उन सब की जो वीडियोज हैं वो भी हम आपको दे देंगे। इसके साथ अगर आप लोग बताएंगे तो सारे चैप्टर का जो पीडीएफ है फर्स्ट से लेकर के 11 तक जितने भी चैप्टर हैं उन सब का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। आप वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग अभी तक 9 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से समझे हुए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 नया साम्राज्य और राज। तो फ्रेंड्स, हम इसकी एक बार रीडिंग कर लेंगे। पूरे चैप्टर की रीडिंग करने से ये रहता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ आ जाता है और आपने रीडिंग अच्छे से करी हुई है तो वो चीज़ आपके संज्ञान में रहती है, आप उसको टिक कर सकते हैं। साथ ही जो हमारे मेन टॉपिक हैं, जो आपके आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए पढ़ते हैं। अरविंद राजा बना। देखते हैं इसमें क्या है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़ के चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है एक अरविंद नाम का बच्चा है, तो उसको एक नाटक के लिए चुना गया है। वो बहुत ही उसके लिए उत्साहित था पहले से कि उसको शाही वेशभूषा पहनने को मिलेगी, बड़ी बड़ी मूछें होंगी उसकी, उसको एक तलवार मिलेगी जिसको वो शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा, इधर से उधर घूमेगा। फिर उसको ये जानकर हैरानी हुई कि उसको साथ में बैठकर बीड़ा भी बजाना है और कविता का पाठ भी करना है। तो वो सोचने लगा कि आखिर ये जो रूपरेखा है पूरा, ये या इस टाइप का राजा कौन था जो संगीतज्ञ था या जिसको संगीत से प्रेम था। आइए नीचे पढ़ते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? तो यहाँ पे हम आपको कंफर्म कर दें कि प्रशस्तियों का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा में लिखी गई बातें, कुछ वाक्य या फिर कविताएं जो किसी की प्रशंसा में लिखी जाती हैं उनको प्रशस्तियाँ बोलते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे है, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो अरविंद बच्चा है वो जो समुद्रगुप्त है, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है किसी भी पेपर में कि ऐसा कौन सा राजा था जो संगीत से प्रेम करता था। ये गुप्त वंश का ऐसा कौन सा राजा था जिसको संगीत से प्रेम था? तो उसका आंसर है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वही कि जो वो बच्चा था वो समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिश्रेण द्वारा एक काव्य के रूप में लिखी गई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती हैं कि समुद्रगुप्त थे वो कौन थे। वो पहली बात तो संगीतज्ञ थे या संगीत प्रेमी थे। तीसरा है यहाँ पे, दूसरा है कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। और तीसरी बात यह है कि इसकी जो रचना है वो समुद्रगुप्त के जो दरबार में कवि थे या मंत्री रहे हरिश्रेण, ये नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। फ्रेंड्स, ऐसे क्या होता है कि हम जब पूरे लेसन की रीडिंग अच्छे से करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में वो हम उसको अच्छे से टिक कर सकते हैं, आसानी से टिक कर सकते हैं, या हमारे संज्ञान में ये चीज़ रहती है कि हमने इस टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा था। साथ ही फ्रेंड्स, जो हम लोग का एनटीपीसी का आरआरबी का जो एनटीपीसी का रेलवे का आ रहा है एग्जाम 15 दिसंबर को, अब उससे रिलेटेड भी वीडियोज हम अपने चैनल पर डालने लगे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्दी और आसानी से मिल जाए। आगे देखते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, परंतु गुप्तकाल में इनका महत्व और बढ़ गया। तो यहाँ पे बताया गया है प्रशस्ति के बारे में कि इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना किसी की,
और हम लोगों ने जो हमारा इससे पहले चैप्टर था उसमें बताया हुआ था गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी के बारे में एक प्रशस्ति मिली थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे गुप्तकाल आया तो प्रशस्तियों का जो महत्व वो और भी बढ़ता चला गया। साथ ही फ्रेंड्स एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि यहाँ पे जो भी हम लोग चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 11 जो चैप्टर है हमारे टोटल इंडेक्स में, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जिन चैप्टर की हम रीडिंग कर रहे हैं वो हमारी जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे चैप्टर जो हैं पुराने चैप्टर से थोड़े से अलग हैं और उनका सिक्वेंस भी अलग है। जैसे यहाँ पे जो आज की हम लोग चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर 10 है, तो जो पुराना ओल्ड सिलेबस है उसमें ये चैप्टर 11 है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा। आइए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आइए इसको पढ़ते हैं। आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा करी है। यहाँ पे देखिए सारी जैसी राजा की जो खासियत होती हैं, जो जितने भी राजा हैं सबकी खासियत होती है कि वो योद्धा होते हैं, युद्ध को जीतने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, अत्यंत प्रतापी होते हैं। लेकिन यहाँ समुद्रगुप्त के बारे में एक अनोखी, एक थोड़ी विचित्र बात सुनने को मिली है कि वो एक उत्कृष्ट कवि भी थे, मतलब कि उनको संगीत से अत्यधिक प्रेम था और उन्होंने उसकी जो प्रशंसा है वो इसमें अपनी प्रशस्ति में उनकी भरपूर प्रशंसा करी है उनके कवि होने की। आगे लिखा, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। आइए इसको भी पढ़ते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है इसमें। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, वर्षों, तलवारों, लोहों की गदारों, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अब यहाँ पे लिखा है, अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग से भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिश्रेण 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र, हमारा पहला पॉइंट है, उसमें लिखा मानचित्र में हरे रंग का एक क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हरे रंग का क्षेत्र है वो आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नीचे सेकंड पॉइंट है, इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर शासक आते थे। जैसा कि हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था, दक्षिणापथ क्या था, दक्षिण की ओर जाने वाला जो रास्ता था उसको दक्षिणापथ कहते थे। इसमें से कुछ की राजधानी को देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। थर्ड पॉइंट है, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणिया संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, बीड़ा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्कों में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। तो यहाँ पे देखिए एक चित्र है, ऊपर दो सिक्के दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए ऊपर एक चित्र है, इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे रखा हुआ है, ये बजाते हुए उनको दिखाया गया है। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए मूर्ति को प्रदर्शित किया गया, अंकित किया गया है। तो आप आसानी से इसको टिक कर सकते हैं कि वो राजा कौन था, समुद्रगुप्त था। तो फ्रेंड्स रीडिंग करने से बस हमको यही आसानी हो जाती है कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर भी हम आसानी से दे सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि एक तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो समुद्रगुप्त था वो कौन था। समुद्रगुप्त था वो चंद्रगुप्त जो थे, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, उनके बेटे थे समुद्रगुप्त। तो उन्होंने इसमें बताया हुआ कि उत्तर पश्चिम में कुषाण तथा शक वंश, कुषाण और शक वंश और श्रीलंका ने भी
समुद्रगुप्त की आधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह किया। तो यहाँ पे देखिए वैवाहिक संबंध भी दिखाए गए हैं कि उन्होंने क्या किया श्रीलंका में, कि उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया। यहाँ पे इसका वर्णन किया हुआ है। नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए मानचित्र दिखाया हुआ है, जैसा अभी ऊपर वर्णन किया गया था कि हरे भाग को और बैगनी भाग और लाल भाग के लिए बताया गया था कि जो ये पिंक कलर के से गुलाबी रंग से आंतरिक राज्य थे, जो ये स्काई ब्लू हैं आसमानी रंग से बाहरी राज्य हैं, जैसे कि श्रीलंका हो गया, यहाँ इधर बल्लवी हो गया, और जो हरे हैं वो आर्यवर्त हैं। जैसे कि यहाँ पे हरे कौन कौन से, प्राग है, कन्नौज है, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब क्या है, आर्यवर्त हैं। नीचे देखते हैं। साथ ही ऊपर बताया हुआ था कि जैसे कि जो लाल बिंदु से थे वो कौन थे, गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे, और जो काले बिंदु से वो खाली नगर थे। जैसे कि यहाँ पे महाबलीपुरम हो गया है, पुहार हो गया है, पांडे हो गया, ये सब खाली नगर थे, और जो लाल रंग से जीते हुए थे वो गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर थे। उनमें जैसे ये अरावती है, और इधर जितने भी लाइन सी जितने भी नगर पड़ते थे वो सब कौन से थे, जो बंगाल खाड़ी से चिपके हुए थे या सटे हुए थे, वो सब गुप्त वंश द्वारा जीते गए थे। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है एक विक्रम संवत। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। विक्रम संवत क्या था? 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये ध्यान रखिएगा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यहाँ पे हैं वंशावलियाँ। अब जानते हैं हम लोग वंशावलियों के बारे में पढ़ते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। ये प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुंवारी देवी लिच्छविक गण की थी। ये ध्यान रखिएगा कि उनकी माता थी समुद्रगुप्त की, वो लिच्छविक गण की थी, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। जैसा कि हमने बताया था कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, और चंद्रगुप्त हैं उन्होंने क्या किया था, गुप्त वंश की स्थापना की थी। जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। नीचे देखिए समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली मतलब कि एक ही परिवार के सदस्य, पूर्वजों की सूची जो होती है वो वंशावली कहलाती है। फिर यहाँ पे से भी जानकारी मिलती है उनके बारे में। अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शख्स शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो समुद्रगुप्त हैं उनकी माता थी वो लिच्छविक गण की थी, पिता जो थे वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधियां धारण की, और समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त हैं वो समुद्रगुप्त का जो बेटा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। नीचे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। जानते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाणिभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो यहाँ पे क्या चीजें हमको इम्पोर्टेंट मिलती हैं? सबसे पहले कि हर्षवर्धन इन्होंने 1400 साल पहले शासन किया था। दूसरी बात ये पता चलती है कि उनके दरबारी कवि वाणिभट्ट का वर्णन है, इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी मतलब किसकी, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी। वाणिभट्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है ऐसे कि जो हर्षचरित है वो किसके द्वारा लिखी गई है और इसमें किसके बारे में बताया हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि हर्षचरित की रचना वाणिभट्ट ने संस्कृत में की थी। इस जीवनी में उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में जिक्र किया है। आगे है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है।
हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का इसमें वर्णन है। चीनी यात्री श्वेत-सांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया। तो इस पूरे पैरा में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं? हमने पढ़ा है कि कवि जो वाणभट्ट हैं वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। उनकी मतलब हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी। चीनी यात्री जो, साथ ही हमने पढ़ा है कि जो चीनी यात्री श्वेत-सांग था वह काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। अब नीचे देखते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हर्षवर्धन, वैसे क्या होता है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन हुआ ये था कि उनके पिता, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। तो उन दोनों की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के वो राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि वो पहले थानेसर के राजा बने हर्षवर्धन। उनके बहनोई मतलब उनके जो बहन के पति हैं, बहन के हस्बैंड थे, वो कन्नौज के शासक थे। पर जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, उनके बहनोई को मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। नीचे देखते हैं। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो यहाँ पे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि हर्षवर्धन की विजय के बारे में पढ़ रहे थे कि उन्हें हर जगह सफलता मिली। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ बताई हुई है कि मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूरब में जितनी सफलता मिली थी, मतलब मगध और बंगाल को तो उन्होंने जीत लिया था, पूरब में तो उन्हें सफलता मिली थी, उतनी सफलता उन्हें अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया, दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। अब नीचे पढ़ते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि हर्षवर्धन को पूर्वी क्षेत्र में या मगध वगैरह को तो उन्होंने जीत लिया था, लेकिन जैसे जैसे वो दक्षिण की तरफ बढ़े थे तो वहाँ उनको इतनी जीत हासिल नहीं हुई। वहाँ पे उनको पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। यहाँ पे बताया हुआ है पल्लवों का राज्य और उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जो पल्लवों का राज्य था। साथ ही चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। अब नीचे चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र थी। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, क्योंकि यहाँ पे उनकी वीरता का भी वर्णन अभी हमने सुना था कि उन्होंने हर्षवर्धन को रोक दिया था। नीचे देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, जैसा अभी हमने जस्ट आपको बताया। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि पुलकेशिन द्वितीय के जो कवि थे, राज दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, तो उन्होंने एक प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय की प्रसिद्धि का वर्णन किया है, जिससे हमको पता चलता है इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। साथ ही क्या पता चलता है कि ये जो राज्य पुलकेशिन द्वितीय के पास में था, ये उनको उनके चाचा से मिला था। अब नीचे देखते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूरब तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का शब्द आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि रवि कीर्ति जो उनके राज दरबारी कवि थे पुलकेशिन द्वितीय के, उनके अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका, जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। यहाँ पे बताया हुआ हर्ष का शाब्दिक अर्थ, हर्ष का जो अर्थ होता है वो आनंद होता है, आप लोगों को पता होगा।
आगे लिखा है, कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहे। मतलब कि जैसे उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है हर्ष का मतलब आनंद है, तो अब वो इतना खुश नहीं रहे, मतलब इतने आनंदित नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। साथ ही यहाँ पे जिक्र है कि उन्होंने हर्षवर्धन को तो रोका ही आगे आने से, साथ ही उन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। ये इन दोनों के बीच में अत्यंत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें कांचीपुरम की दीवार के पीछे उनको शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंतरराष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब जब हम लोग आगे, जब हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, क्लास 6 की हिस्ट्री भी हम पढ़ रहे हैं, हमारा एक चैप्टर भी और बचा है। जब भी हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7 की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे क्या बताया हुआ है मेन चीज़, कि पल्लवों और चालुक्यों का अंत जो है वो राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने किया था। अब नीचे देखते हैं इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। आइए इसको पढ़ते हैं हम। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव हुए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे पहले के राजा थे, उन्हीं की तरह इन राजाओं के लिए जो भूमि से कर लिया जाता है वे सबसे महत्वपूर्ण था। आगे नीचे है कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। धीरे धीरे कई नए बदलाव हुए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर पढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो यहाँ पे बताया कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए। अनुवांशिक का मतलब है एक ही पीढ़ी के लोग या एक ही परिवार के लोग, जैसे कि दादाजी के बाद पिता, पिताजी के बाद उनका पुत्र। तो यहाँ पे बताया अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसा कि कवि हरिसेन के बारे में बताया हुआ है कि कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कि जब उनके पिता थे महादंड नायक अर्थात मुख्य अधिकारी थे, न्याय अधिकारी, उसके बाद में हरिसेन मुख्य न्याय अधिकारी बन गए, मतलब कि ये पद अनुवांशिक हो गया। अब नीचे देखते हैं, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि वृगहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। इससे पहले के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो गांव का प्रधान होता है उसके पास कई कार्य थे, जैसे कि वो कभी कभी पुलिस का कार्य करता था, साथ ही वो जो होता था कि जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे उनको भी सॉल्व करता था। तो और जो वो होता है वो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता था, उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, जो गांव का प्रधान होता था। वैसे भी यहाँ पे वर्णन है कि कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पे हरिसेन के बारे में बताया हुआ है कि हरिसेन के क्या काम थे, कि वो एक महादंड नायक तो थे ही, साथ ही साथ कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे तथा एक संधि विग्राहक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री थे वो। नीचे देखते हैं, अगला पॉइंट है, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सातवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलीन अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ वर्ड दिए हुए हैं कि इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर, नगर श्रेष्ठी को क्या बोलते थे, जो मुख्य बैंकर होता था उसको नगर श्रेष्ठी बोलते थे, या शहर का व्यापारी सातवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता। सातवाह किसको बोलते थे, व्यापारियों के काफिले का नेता जो था उसको सातवाह बोलते थे। इसके बाद में है प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, जो मुख्य शिल्पकार था उसको प्रथम कुलिक बोला जाता था, तथा कायस्थों यानी लिपियों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो इन वर्ड को आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य शिल्पकार को क्या बोलते थे या प्रथम कुलिक किसको बोलते थे, तो हम आंसर कर सकते हैं शिल्पकारों को। आगे बढ़ते हैं, इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब नीचे है एक नए प्रकार की सेना। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या है एक नए प्रकार की सेना।
कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया सामंत। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो कुछ राजा थे, मतलब कुछ तो अधिक शक्तिशाली हुए थे, उनमें कुछ बदलाव आ रहे थे, पर कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें क्या होता था, हाथी, पैदल यात्री, पैदल सिपाही या घुड़सवार होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। वो सेना नायक क्या करते थे कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी देते थे। इन सेना नायकों का कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाता था, मतलब इनका कोई निश्चित वेतन नहीं था। बदले में इनसे कुछ और भूमिदान दिया जाता था, कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिसमें वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। मतलब वो जो कर वसूलते थे उससे वो क्या करते थे, सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के जो व्यक्ति होते थे जो सेना और घोड़ों की देखभाल के लिए कर वसूलते थे, उनको क्या बोलते थे, सामंत कहते थे। जहाँ कहीं भी शासन दुर्लभ होते थे, वे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब नीचे देखते हैं दक्षिण के राज्यों में सभाएं। आइए इसको पढ़ते हैं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है सभा किसको कहते हैं कि जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता है उसको सभा कहा जाता है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन था, उसको सभा कहा जाता था। साथ ही बताया हुआ है कि जो जहाँ भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे उनको क्या बोलते थे, उनको उर कहा जाता था। आगे है नगरम, व्यापारियों की एक संगठन का नाम था। जो व्यापारियों का संगठन होता था उसको क्या बोलते थे, नगरम कहते थे। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो फ्रेंड्स, ये जितना भी हमने पैरा पढ़ा है, इस पैरा में हमने कितनी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा था कि ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन क्या कहलाया था, सभा कहलाया था। जहाँ भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे उनको उर नामक ग्राम सभा बोलते थे। और व्यापारियों का संगठन क्या कहलाया था, नगरम कहलाया था। ये 3 बातें ध्यान रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मण भूमि स्वामियों का संगठन उस टाइम सभा कहलाता था, या जहाँ भूमि स्वामी ब्राह्मण नहीं थे उसको उर बोलते थे, और व्यापारियों का संगठन नगरम कहलाता था। साथ ही फ्रेंड्स, जब हम इसकी PDF आपको देंगे तो आपको वहाँ पे सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। आगे पढ़ते हैं। उस जमाने में आम लोग, अब देखते हैं उस जमाने में जो आम लोग थे उनका जीवन कैसा था। जिन साधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिली है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो यहाँ पे बताया हुआ है सबसे पहली बात कि कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। अपने नाटकों में एक रोचक बात यह है कि इनके नाटकों में रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया हुआ है। कि उनके जो भी नाटक होते थे कालिदास के, उसमें जो राजा और अधिकांश जो ब्राह्मण थे उनको क्या संस्कृत बोलते हुए दिखाया हुआ है, मतलब वो संस्कृत भाषा का यूज करते थे। जबकि जो अन्य लोग होते थे, सामान्य लोग होते थे या महिलाएं, वो क्या करती थी, प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं।
मतलब उनके बीच जो संवाद दिखाए गए हैं, जो भी बातचीत दिखाई गई है, वो प्राकृत भाषा में दिखाई जाती है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी ध्यान रखिएगा, आता है अभिज्ञान शकुंतलम किसका नाटक है, तो हम टिक कर सकते हैं कालिदास का। उसमें क्या बताया हुआ है, दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी दिखाई गई है अभिज्ञान शकुंतलम में। अब नीचे देखते हैं, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। आइए इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। ये अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी की भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। तो यहाँ पे आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। तो ये क्वेश्चंस किए गए हैं बच्चों से कि जिससे बच्चे अपनी सोच के अकॉर्डिंग या अपनी सोच से इसको आंसर करें। नीचे है, चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों से बाहर रहना पड़ता था। अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। तो यहाँ पे देखिए समाज में किस तरीके से ऊंच नीच थी, किस तरीके से भेदभाव था, उसका वर्णन किया गया है कि किस तरीके से उस टाइम समाज की दुर्गति थी। यहाँ पे बताया हुआ है कि समाज क्या था, दो वर्गों में था, ऊंचे शक्तिशाली लोग और दूसरा था अछूत लोग। तो यहाँ पे मतलब किस तरीके का वर्णन किया है, कितना भावुक मार्मिक तरीके से, कि इस शहर के जो अछूत लोग थे उनको शहर के बाहर रहना पड़ता था। यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर वो लोग किसी काम से शहर के अंदर आते भी थे तो वो क्या करते थे कि एक लकड़ी से चोट करते हुए आते थे, मतलब आवाज़ करते हुए आते थे, जिससे कि जो शहर के लोग हैं, जो शक्तिशाली या प्रशिक्षित या फिर जो ऊंचे थोड़े से लोग हैं ब्राह्मण टाइप से, तो वो लोग सतर्क होकर के अपने को छू जाने के डर से कि कहीं हम छू ना जाए, वो अपने घर के अंदर चले जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि इस तरीके से चोट से आवाज़ करते हुए आते थे जिससे वो लोग सतर्क होकर के अंदर चले जाएं। अब नीचे देखते हैं राजा की सेना। आइए इसको पढ़ते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों पर हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पेट पर लाद कर लाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरी बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारी के काफिले में जुटे बैल इन हलचल भरे माहौल से डरकर भाग जाते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल से गर्त में डूब जाती थी। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कुछ लोग जब ऐसे राजा की सेना आती थी तो कुछ लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनसे मिलकर शिकायत करना चाहते थे, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश की विध्वंस निशानियां छोड़ जाती थी। किस तरीके से कि उनके जो हाथी होते थे वो छोटी छोटी झोपड़ियों को कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इन हलचल भरे माहौल से डरकर भाग जाते थे। तो बाणभट्ट ने बताया है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। ऐसे माहौल की बात क्या होता था कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अब हम अन्यत्र में पढ़ते हैं, क्या है यहाँ पे। अन्यत्र मानचित्र 6 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्र व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
अरब में रहने वाले अन्य लोगों में वेदुइन, ये देखिएगा एक कीवर्ड आया यहाँ पे, वेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि अरब में वेदुइन लोग, वेदुइन का हम अगर हमारे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि वेदुइन का संबंध किससे है, तो हम टिक कर सकते हैं कि इसका संबंध अरब से है। जो घुमक्कड़ कबीले होते थे उनको वेदुइन कहते थे। अब यहाँ पे बताया हुआ है ये लोग मुख्य रूप से ऊँट पर आश्रित होते थे। ऊँट पर ये लोग मुख्य रूप से आश्रित होते थे, घुमक्कड़ कबीले जो होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। आगे लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है, जिसको पढ़ते हैं। मुसलमान स्त्रियों और पुरुष के लिए, विश्वास रखने वाली स्त्रियों और पुरुष के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले गए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, को जीत लिया था। यहाँ पे बताया कि अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था, जो वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा चैप्टर सिर्फ एक बचा है, चैप्टर 11। जल्दी हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आपको इसके इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF और वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग बताएंगे तो सारे चैप्टर का PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। साथ ही जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 11, तो हमारी ये जो 6 हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री जो है NCERT क्लास 7 को करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब NTPC की भी वीडियो इस चैनल पर पढ़ रही हैं, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं किसी एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।